ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। जिस तरीके से हमारी डेली लाइफ में मटेरियल या लोग इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या ले जाए जाते हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसे कि ट्रेन, ट्रक, कार, बाइक एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कैरियर कौन है? ब्लड। क्योंकि हमारी बॉडी का साइज इतना बड़ा है तो मटेरियल्स की सप्लाई डिफ्यूजन से तो हो नहीं सकती, इसीलिए हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ी। लेकिन अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल भी एक रोल प्ले करता है, यानी ब्लड अगर फ्लो करने लगे तो वो हेड टू टो तो कर लेगा, लेकिन अगर मान लो उसे नीचे से ऊपर पंप करना हो तो कैसे होगा? तो इसलिए उसके लिए एक सेपरेट ऑर्गन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एक पंपिंग ऑर्गन होगा, और वो क्या होगा? हार्ट। तो हम इसे एक एनालॉजी यानी कंपैरिजन के थ्रू समझते हैं। जिस तरीके से घर में पानी ऊपर पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं? एक पंप का, एक मोटर का यूज़ करते हैं, और वो किसके थ्रू जाता है? पाइप्स के थ्रू। ठीक उसी तरीके से अपनी बॉडी में भी एक पंपिंग ऑर्गन है जिसका नाम है हार्ट, और पाइप्स की जगह हम पाइप को किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? हमारे ब्लड वेसल्स की तरह। ऐसा घर में भी होता है, जैसे मान लीजिए गर्म पानी और ठंडे पानी की पाइप्स अलग हैं, तो इसी तरीके से हमारे हार्ट में भी क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग से वेसल है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग वेसल है। तो अब हम हार्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लें। हार्ट इज़ अ मस्कुलर फिस्ट साइज ऑर्गन, मतलब उसका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अगर हम अपनी मुट्ठी बंद करें तो जैसे जितना साइज हमारी मुट्ठी का है उतना ही हार्ट का साइज होता है, और ये एक पंपिंग ऑर्गन है। एंड इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। वो किस लिए होते हैं? ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के केस में जनरली 3 चैम्बर्स होते हैं, क्योंकि वो कुछ सर्टेन लेवल तक वो उनकी मिक्सिंग अलाउ करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग अलाउ करते हैं। फिशेज में 2 चैम्बर्स हैं। देन इज ब्लड। ब्लड आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि वो कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। एंड फ्लूइड मीन्स लिक्विड। सो इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा है उसके अंदर, आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स हैं, एंड ब्लड प्लेटलेट्स। अब इन सब का अलग अलग काम है। आरबीसीज क्या करती हैं? वो फूड को कैरी करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हॉर्मोन्स को कैरी करती हैं। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? वो हमें इन्फेक्शन से बचाता है, यानी वो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। देन इज प्लेटलेट्स क्या करते हैं? वो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे अगर कट लग जाता है तो ब्लड फ्लो रोकने के लिए क्लॉट बनना जरूरी है, वरना बॉडी का सारा खून बह जाएगा और इंसान मर सकता है। तो इसलिए प्लेटलेट्स बहुत जरूरी हैं। तो अब हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्टार्ट करने से पहले यह पता होना चाहिए कि हार्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या कहते हैं। अब एक वर्ड आपने सुना होगा, कार्डियल। तो जब भी ये वर्ड यूज होगा कार्डियल, दैट मीन्स ये किसके साथ एसोसिएटेड है? हार्ट के साथ। तो कि वो आउटर कवरिंग है तो उसको क्या कहेंगे? पेरी। सो द वर्ड यूज्ड फॉर आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट विल बी पेरिकार्डियम। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है हार्ट की, इसको क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम। और इस पेरिकार्डियम के बीच में जो लेयर है जिसके अंदर फ्लूइड है उसको क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसका पर्पस क्या है, या यूँ कह लीजिए जिसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? मैकेनिकल, ये हार्ट को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। और जिस तरीके से हार्ट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? कार्डियल, उसी तरीके से लिवर के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है हिपैटिक, और किडनी के लिए रीनल, लंग्स के लिए पल्मनरी। ओके, नाउ लेट अस गेट बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट के कितने चैम्बर हैं? 4। चलो अब डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि बोर्ड पर हमारे राइट हैंड साइड को लेफ्ट कंसिडर करना है और लेफ्ट हैंड साइड को राइट कंसिडर करना है। मतलब ये कि ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग उसको जज करना है कि जैसे हमारा जो राइट है वो बोर्ड पे अपने आप को ऐसे सीधा चिपका कर देखिए, तो देखिए जो आपका लेफ्ट और राइट बनेगा उसी को लेबल करना है बोर्ड पे, लेफ्ट और राइट, या अपनी नोटबुक पे लेफ्ट और राइट। ओके, नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द लेबलिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ हार्ट। पहले अपर पोर्शन को देखिए। जो भी अपर चैम्बर है, चाहे वो राइट है या लेफ्ट है, दोनों अपर चैम्बर के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है एट्रियम। इसकी जगह हम ऑरिकल भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है, एट्रियम एंड ऑरिकल। फिर है लोअर पोर्शन। लोअर पोर्शन चाहे राइट है या लेफ्ट है, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? वेंट्रिकल। देन इज पेरिकार्डियम, पहले भी बताया था, आउटर कवरिंग या वॉल ऑफ हार्ट। देन इज सेप्टम। सेप्टम क्या है? इट इज सेपरेशन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट चैम्बर। देन इज वॉल्व्स।
यहाँ पर 4 जगह वॉल्स हैं जिनका फंक्शन है ब्लड का बैकफ्लो रोकना। हमारे हार्ट की राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड, जिसे मैंने रेड हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब लेबलिंग हम सीख चुके हैं, अब हार्ट की फंक्शनिंग देखेंगे। बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि दोनों पार्ट से आएगा, अपर पार्ट से और लोअर पार्ट से, वो कौन लेकर आएगा? वेना केवा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट के कौन से चैम्बर में जाएगा? राइट ऑरिकल में। अब हमारे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को किससे सेपरेट किया गया है? एक वॉल्व से, जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब राइट ऑरिकल में क्योंकि ब्लड है तो वो क्या करेगा? एक्सपैंड हो जाएगा, और एक्सपेंशन की वजह से प्रेशर पड़ेगा वॉल्स पे, और वो प्रेशर डलते ही वो वॉल्स ओपन हो जाएंगी, फिर वो ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड मूव कर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में मूव करेगा वॉल्स क्लोज हो जाएंगी। अब राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा। अब नाम से आपको पता चल ही गया होगा, पल्मोनरी मीन्स इट इज समथिंग एसोसिएटेड विद लंग्स, यानी पल्मोनरी आर्टरी क्या करेंगी? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास लेकर जाएंगी, वहां ब्लड में ऑक्सीजन ऐड होगी। अब यहाँ एक और बात का ध्यान दीजिए, हमने जनरली क्या पढ़ा है कि आर्टरीज क्या काम करती हैं? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन यहाँ पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शनल केस है जो क्या कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब पल्मोनरी आर्टरी के बेस में भी वॉल्व प्रेजेंट है जिसका क्या नाम है? पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। अब ब्लड कहाँ आ गया? लंग्स में। वहां डिफ्यूजन प्रोसेस से गैसेज एक्सचेंज होंगी, यानी ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग में चली जाएगी और लंग से ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगी। अब रोल आएगा पल्मोनरी वेन का, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा लंग से हार्ट में, और हार्ट के कौन से चैम्बर में? लेफ्ट ऑरिकल में। अब लेफ्ट ऑरिकल एक्सपैंड हो जाएगा, फिर से प्रेशर की वजह से वहां जो वॉल्व्स प्रेजेंट हैं जिनका क्या नाम है? बाइकस्पिड वॉल्व, वो ओपन हो जाएंगी, और बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम मिट्रल वॉल्व्स भी होता है। एंड देन व्हेन द वॉल्व्स विल ओपन, ब्लड विल मूव टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में है तो वो एक्सपैंड कर जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्थ चैम्बर है हार्ट का। अब यानी कि ब्लड कहाँ फ्लो होना है? हार्ट से बाहर पूरी बॉडी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल ब्लड लेकर जाएगा उसका क्या नाम है? ऑरोटा। उसे आयोटा भी बोल देते हैं कई लोग, तो आप बस ध्यान दीजिए कि ऑरोटा स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी जो आपको बोलना है देख लीजिए। अब यहाँ पर ये ध्यान दें, क्योंकि अब ऑरोटा का काम है पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाना, तो ब्लड बड़ी हाई प्रेशर से जाएगा, इसीलिए हमेशा हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी पेरिकार्डियल वॉल्स थिक होंगी ताकि उन पे प्रेशर अच्छे से डाला जा सके। अब ऑरोटा में भी, ऑरोटा के बेस में भी वॉल्व्स प्रेजेंट है, उनका भी क्या नाम है? सेमील्यूनर वॉल्व। और जहां भी वॉल्व्स प्रेजेंट होंगी उनका क्या फंक्शन है, क्या काम है? वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकती हैं। और हमारी बॉडी में 4 चैम्बर्स हैं और चारों चैम्बर सेपरेटेड हैं, तो उनकी सेपरेशन की क्या वजह है? ताकि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं मिक्स ना हो जाए। ये तो था ब्लड फ्लो। अब इसी प्रोसेस को अगर हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की टर्म्स में देखें तो क्या होगा? आपने ये वर्ड सुने होंगे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, इनमें बड़ी कंफ्यूजन रहती होगी, लेकिन इसको याद करना बहुत आसान है। तो चलिए अब पढ़ते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक स्टेजेस। अब हमारा हार्ट कितने बार बीट करता है? 72 टाइम्स पर मिनट। तो हमने जो ऐसे पढ़ा कि एक बार ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में, और फिर उसके बाद वो मूव किया राइट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से वो पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर, और फिर वो आता है लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। बट एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहता है कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक साथ फिल करते हैं चैम्बर्स को, यानी जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट ऑरिकल में, ठीक उसी टाइम अपने लेफ्ट ऑरिकल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका होगा। सो वी कैन से two auricles will contract and expand together. Similarly, two ventricles will contract and expand together. अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसको कौन सी फेज कहेंगे? सिस्टोलिक। और जब एक्सपेंशन होगी तो उसको कहेंगे डायस्टोलिक। तो यहीं से कॉम्बिनेशंस बनाकर देख लीजिए अलग अलग। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो ऑरिकल से है तो हम क्या कहेंगे? ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या ऑरिकुलर सिस्टोल।
और सिमिलरली अगर वो एक्सपैंड कर रहे हैं और वो ऑरिकल है तो हम क्या कहेंगे, ऑरिकुलर डायस्टोल। ठीक इसी तरीके से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इन्हें कहेंगे ऑरिकुलर सिस्टोल। सिमिलरली जब वेंट्रिकल्स एक्सपैंड करेंगे तो उनको क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनको क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आई थिंक अब ये इजी लगेगा। अब हार्ट की साउंड्स की बात। हमारा जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है, जो धड़कन सुनाई देती है, वो एक्चुअल में साउंड क्या है, लब एंड डप। LUBB इज लब एंड DUP इज डप। ये साउंड कैसे आती है? लब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारी चैम्बर्स को सेपरेट करने वाली वॉल्स यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स क्लोज होती हैं, तब लब साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट मीन्स वो कब क्लोज होंगी, जब हमारा ब्लड कहाँ फ्लो हो चुका होगा, वेंट्रिकल्स में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ऑरिकुलर सिस्टोल स्टेज होगी और वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक स्टेज। इस स्टेज पे हम कहेंगे लब साउंड प्रोड्यूस होती है। और हमारी डप साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारी सेमील्यूनर वॉल्स क्लोज होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारी साउंड्स के रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। एज द नेम सजेस्ट, डबल सर्कुलेशन मतलब 2 बार सर्कुलेट होगा ब्लड। इसका क्या मतलब है कि इन ह्यूमंस ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस। ह्यूमंस में ब्लड जो है हार्ट के पास 2 बार आता है, यानी एक बार वो बॉडी और हार्ट के बीच में सर्कुलेट होता है और एक बार वो हार्ट और लंग के बीच में सर्कुलेट होता है। इसी बेसिस पर उसे 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। वन इज सिस्टमिक एंड अनदर इज पल्मनरी। अब सिस्टमिक क्या है, व्हेन ब्लड मूव्स फ्रॉम बॉडी टू हार्ट और हार्ट टू बॉडी। सिमिलरली पल्मनरी फेज क्या है, इसमें क्या होगा, व्हेन ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू लंग एंड लंग टू हार्ट। एज द नेम सजेस्ट पल्मनरी वर्ड आ गया है, तो इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट होनी थी, लंग की। तो ये 2 फेजेस हैं हमारे डबल सर्कुलेशन की। तो अब जिस बेसिस पे हमने पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। What is the need of separation of right and left side of heart? So now you know the answer. To keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. Why mixing is not tolerated? क्योंकि हमारी बॉडी इतनी बड़ी है, it requires a lot of energy and to maintain our body temperature. हाँ, यहाँ से एक और पॉइंट मिस हो गया था, हमारे cold blooded animals and warm blooded animals. The animals which do not use energy for maintaining their temperature and their body temperature depends totally on environmental temperature. For example, amphibians and reptiles. So they are cold-blooded animals and they generally have 3 chambers, so they can tolerate certain level of mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Then we have warm-blooded animals. They use energy to maintain their body temperature like us human beings. So they can survive in high and very low temperature as well. Okay, NCERT question. What is the normal range of hemoglobin in humans? Yes, exactly. 12 to 20 gram per 100 ml of blood. We should know what is hemoglobin. It is a protein. ध्यान रखिए ये एक प्रोटीन है. It is a protein in RBC that carries iron which holds oxygen. अब एनसीईआरटी में ही ऐसा पूछा गया है हमसे कि क्या मेन और विमेन का हीमोग्लोबिन लेवल अलग अलग होता है. येस, इट इज़ ट्रू. हीमोग्लोबिन ऑफ मेन इज जनरली इट रेंजेस फ्रॉम 13.8 to 17 grams per deciliter. So now guess the hemoglobin of women. So it is 12.1 to 15.1 gram per deciliter. Now the interesting question is, does the hemoglobin of children varies? Yes. In the case of newborns, it is 17 to 22 gram deciliter. So did you observe कि newborns का जो hemoglobin है वो ज़्यादा है as compared to adults. लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, like 1 week old child, उसका hemoglobin पहले से कम हो जाता है. It is 15 to 20. And when the child is of approximately 1 month, तो उसकी जो रेंज वेरी करती है वो 11 to 15 रहती है. Now certain questions are left for you to answer.
लाइक व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलो। और जिस तरीके से हमारे एडल्ट्स और बच्चों का हीमोग्लोबिन लेवल अलग अलग होता है, तो क्या एनिमल्स के बच्चे यानी उनके काफ, क्या उनका भी अलग हीमोग्लोबिन होगा? प्लीज़ गूगल इट एंड मेंशन इट इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।